देखो हेडिंग लिखो आप लोग, टाइम सीरीज। बहुत ही छोटा सा और आसान सा चैप्टर है, 1 या 2 क्लास में हो जाना चाहिए, ठीक है। और मार्क्स भी इसका सबको पूरा पूरा ही मिलना चाहिए, इतना इजी है। बिगिन कर रहे हैं। शुरू का जो पार्ट है ना, मैं बोलूंगा कि एक बार अच्छे से मुझे सुन लो, ठीक है। और सुनने के बाद में आपको लगे कि मुझे लिखाना चाहिए तो मैं लिखा दूंगा, और नहीं तो बस सुन लो, पीडीएफ से पढ़ लेना, बस टाइप का। स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम सीरीज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप देखिए डेफिनेशन, टाइम सीरीज का मतलब होता क्या, ठीक है। आप डेटा बहुत सारे टाइप से इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक स्टूडेंट का, या आप ऐसा करो कि अपने स्कूल चले जाओ और जाके ना सबसे आप मांग लो कि सबका हाइट कितना कितना, और हर एक का नाम लिखो, नाम के अगेंस्ट में हाइट लिख लो। ये एक टाइप का डेटा है। बट इस डेटा के अंदर में कहीं पर भी कोई टाइम स्टैम्प वगैरह है लिखा हुआ कि कितने बजे कलेक्ट किया आपने, कितने तारीख को कलेक्ट किया आपने, कुछ वैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दूसरा, आप एक और काम क्या कर सकते हो कि एक ही इंसान का, मानो कि आपके घर पे कोई बच्चा है और हर बार उसके बर्थडे पे आप उसका हाइट रिकॉर्ड करते रहो और लिखते जाओ कि इस वाले बर्थडे पे इतना, इस वाले बर्थडे पे इतना, इस वाले बर्थडे पे इतना। तो ये जो डेटा आएगा आपके पास में, इसके अंदर में तो टाइम स्टैम्प रहेगा आपके पास, ठीक है। ये सपोज करो कि कोई एक दुकान पे आप चले जाओ, और हर एक दुकान में आज के दिन में ऑलमोस्ट मान लो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो होता ही है। वो देखते हैं कि आज कितना माल बिक्री हो गया और कितना माल हमारे पास में बचा हुआ है, वो भी डेट के साथ होता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डेटा जिसके अंदर में आप टाइम का भी एक एंगल जो है वो जोड़ देते हो और टाइम के साथ चिपका के अगर आप डेटा को कलेक्ट करते हो, तो उस टाइप के डेटा को बोला जाता है बेसिकली टाइम सीरीज, ठीक है। तो डेफिनेशन आप इसका देखिए, टाइम सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब डेटा सिर्फ होने से टाइम सीरीज नहीं बोलेंगे उसको, डेटा के साथ में क्या होना पड़ेगा हमारे पास में, टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज। आगे देखो, दस डेटा विच आर कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड एट सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम सीरीज। एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसको देखिए कि मानो कि ये सेल्स का डेटा दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। जनवरी मंथ का 16.2 लाख का सेल हुआ, फरवरी में 16.8, मार्च में 17.5, अप्रैल में 17.3 एंड सो ऑन दिसंबर तक का आपको डेटा दिया हुआ। तो इसमें क्या है कि सेल्स का डेटा है आपके पास, लेकिन साथ में एक टाइम का एंगल भी अटैच किया हुआ है इसके अंदर। तो इस टाइप के डेटा को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज। और अगर ये टाइम का कुछ हमारे पास में आइडिया नहीं होता, बस मान लो कि रैंडम सेल्स होता, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि मंथ नंबर 1 बोल देता, मंथ नंबर 2 बोल देता, तो उसमें तो टाइम का कोई आइडिया नहीं लग रहा ना कि कब हो रहा है नहीं हो रहा है। वो मंथ नंबर 1 जनवरी भी हो सकता है, वो मंथ नंबर 1 क्या पता मान लो कि अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हो, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो अगर वो टाइम का कोई मान लो कि एंगल नहीं रहता है, बस एक डेटा एक नंबर का सेट रहता है आपके पास में, तो वो जस्ट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो बस डेटा हो। लेकिन डेटा के साथ में अगर आपके पास में टाइम ऑफ ऑकरेंस का भी आइडिया है कि ये डेटा कब रिकॉर्ड किया गया है, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे बताओ, टाइम सीरीज। क्लियर मेरे ख्याल। उसके बाद में हियर इट कैन बी नोटेड दैट सेल ऑफ कंपनी इज नॉट सेम फॉर एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ में सेम नहीं है, कुछ खास नहीं। फिर क्या कि इसी चीज को आप यदि चाहें तो आप एक इस टाइप के कर्व में भी आप जो है वो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे ये वाला जो मंथ हो गया आपका, इन सारी चीजों को आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लीजिए, और जो सेल्स का आपके पास में वैल्यू है उसको आप वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लीजिए। और प्लॉट करने के बाद इस टाइप का कोई एक कर्व जैसा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टाइप बोलते हैं। क्लास 10 में मिला होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, और नहीं भी मिला हो तो कोई खास बात नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। जनवरी में जितना सेल्स हुआ था जनवरी के ऊपर रिकॉर्ड हो गया, फेब का सेल फेब के ऊपर, मार्च का सेल मार्च के ऊपर, अप्रैल का सेल अप्रैल के ऊपर में, एंड सो ऑन। ये बनाया गया है और सारे पॉइंट्स को बस आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ते जाओ। मतलब यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से नेक्स्ट वाले पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ से नेक्स्ट वाले पे स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से बना दिया गया, ठीक है। तो इस डेटा को आप चाहो तो आप ऐसे ग्राफ के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ टाइम सीरीज। की टाइम सीरीज पढ़ के हमको फायदा क्या है, तो देखो टाइम सीरीज का फायदा ये है, बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि आप फ्यूचर का जो प्रेडिक्शन करेंगे ना, वो प्रेडिक्शन ऐसे ही आंख बंद करके एक दिन मतलब क्या कि सवेरे सवेरे उठेंगे, फिल्टर कॉफी पिएंगे और सोचेंगे कि अच्छा आज हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बिजनेस में ऐसा हो, वैसे नहीं काम चलता। आपको हर हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए पास्ट का हेल्प चाहिए कि पास्ट में क्या हो रखा है, फिलहाल का मान लो कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, देश का, दुनिया का, आपके आसपास का, गली मोहल्ले का, और उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान लो कि एक मिठाई दुकान है। मिठाई दुकान यदि सपोज करो कि जून जुलाई में भयंकर क्वांटिटी में मिठाई बनाना स्टार्ट कर दे, तो क्या ये मानो कि लॉजिकल डिसीजन है उसका? नहीं, जून जुलाई में वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन सपोज करो कि वो मिठाई दुकान अपना प्रोडक्शन को सडनली 25% 30% से आफ्टर अक्टूबर इंक्रीज करते, मतलब जैसे ही दुर्गा पूजा आया तो दुर्गा पूजा के बाद में मान लो कि दिवाली है, दिवाली के बाद में शादी का सीजन है, शादी के बाद में मान लो कि न्यू ईयर है, अगड़म बगड़म बहुत कुछ सेलिब्रेटरी सामान सब है। तो वो अक्टूबर आते ही, सिंस उसको पता है पहले से कि हर साल क्या है ना कि इस वाली पीरियड में आने के बाद मेरा जो सेल्स है वो बूस्ट हो जाता है, तो वो क्या कि अपने प्रोडक्शन को पर्टिकुलरली इस पीरियड के बाद में कॉन्शियसली जानबूझ के वो इसको इंक्रीज कर देगा। लेकिन सपोज करो कि इस टाइप का कोई एक अगर अवेयरनेस उसके अंदर में नहीं है,
तो उस केस में तो वो उसको नहीं करेगा। ये सपोज रहे कोई एक मानो कि मिठाई दुकान वाला ही, उसकी दुकान में मानो कि एक आइसक्रीम का भी काउंटर है। अब वो आइसक्रीम के काउंटर पे बहुत ज्यादा स्टॉक ठंड में नहीं रखेगा, आइसक्रीम के काउंटर पे बहुत ज्यादा स्टॉक को कौन से टाइम पे रखेगा, समर्स में, जून जुलाई ये सब में। तो इन सब टाइप का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, और ये सब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ही तुच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मतलब आप इस दुकान के हिसाब से मत सोचो, आप पूरा दुनिया के हिसाब से सोचो। तो बड़ा बड़ा बिजनेस भी ऐसे ही सोचता है, वो देखता है कि मतलब पहले क्या हो रखा है इस बिजनेस के अंदर में लास्ट ईयर, उसके पहले साल, और उसके अकॉर्डिंगली कॉन्शियस डिसीजन लेता है कि अच्छा अगले साल हमको ये करना है। तो टाइम सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वही है। पहला है ऑब्वियसली स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर, और पास्ट बिहेवियर स्टडी करने के बाद में जो जो चीज आपको पता चलता है कि अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, उन सारे मतलब क्या है कि लॉजिक और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप फ्यूचर का फॉरकास्टिंग करिए अपने हिसाब से। फॉरकास्टिंग देखो कभी भी 100% करेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाने से एटलीस्ट ये वाला फॉरकास्टिंग जो है वो बेटर है कि अगर आप पास्ट बिहेवियर को स्टडी करके कोई एक डिसीजन ले रहे हैं तो चांसेस है कि आपका लिया हुआ डिसीजन ज्यादा बेटर होगा, गिवन दैट कि आप अगर बिना पढ़े उड़े कुछ भी मानो कि अपने हिसाब से करने लग जाओ। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में कि टाइम सीरीज का एप्लीकेशन क्या है? दो एप्लीकेशन है, स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर एंड दूसरा क्या है बताओ, फॉरकास्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज का मतलब क्या है, देखो कि जब आप कोई भी चीज का ऐसा डेटा वेटा को स्टडी करोगे ना, तो वो जो डेटा का वैल्यूज है जो फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएशन के पीछे बहुत सारा अलग अलग कारण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो कि एकदम रियल लाइफ अगर एक एग्जाम्पल दें तो एक कमोडिटी है टमाटर, या मानो कि ये कमोडिटी आप ले लो प्याज। अब वही प्याज साल के किसी एक मोमेंट में आपको 20 रुपए 25 रुपए किलो मिल जाएगा, और साल के कोई एक टाइम पीरियड के अंदर में वही प्याज का जो दाम है वो 120 150 रुपए पहुंच जाता है, टमाटर 300 रुपए किलो पहुंच जाता है। और यही अभी ठंड आने तो थोड़ा टाइम और पा रहे हो तो टमाटर आपको मतलब 15-15 रुपए मिलेगा 1 किलो। और एक सर्टेन टाइम पीरियड आता है जिस टाइम पर मानो कि वो टमाटर का जो दाम है इट बिकम्स 300 पर किलो, और ये हर साल होता है बात समझ। अब वो जो 15 रुपया से 300 रुपया तक का जो सफर है उसका, उस सफर के लिए देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल। और इसी तरीके से हर एक के प्राइस फ्लक्चुएशन के अंदर में है। जैसे कोई भी आप मान लो कि कंपनी का शेयर वेयर देखोगे, जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं, आएंगे इस पर थोड़ी देर में। ये आप समझिए कि एप्पल का शेयर प्राइस है फॉर सितंबर 2023, सितंबर 3 का मतलब बस एक पर्टिकुलर डेट है, उस दिन एप्पल का शेयर प्राइस इस तरीके से फ्लक्चुएट। ये मान लो कि वो इस टाइम पर 189 पे ट्रेड कर रहा है, और वो शायद 176 के भी नीचे जा रखा है उस दिन, और उसी दिन वो 196 को भी टच कर रखा है। आए बात समझ। दिन के अलग अलग टाइम पर मानो कि ये ऐसा है कि 2 बजे 4 बजे 8 बजे 10 बजे 12 बजे, और इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है ना। अब ये फ्लक्चुएशन के पीछे आप समझो कि देयर आर वेरियस रीजंस पॉसिबल। अब जैसे सपोज करो कि ऐसे ही बोलता हूं मैं आपको कि एप्पल जो फोन बनाएगा तो मान लो कि कोई ना कोई माइक्रोचिप लगा के बनाएगा। अब मान लो कि उसको एनवीडिया सप्लाई कर रहा था। अब सपोज करो कि एनवीडिया के किसी एक मानो के प्लांट में आग लग गई, और उस न्यूज से एप्पल का शेयर गिर जाएगा। या सपोज करो पता चलिए कि एनवीडिया ने कुछ एक ब्रेक थ्रू कर दिया, कि खतरनाक से एक मतलब और छोटा चिप बना दिया कुछ। अब एनवीडिया ने बनाया, उसके चक्कर में एप्पल बुस्ट हो जाएगा, क्योंकि पता है सबको कि एनवीडिया एप्पल को सप्लाई करता है। तो उस तरीके से मतलब देयर माइट बी अनकॉन्शियस एंड अननोन रीजंस, जिसके वजह से आपको ये जो डेटा है आपका एप्पल के प्राइस का, दिस माइट फ्लक्चुएट। और ये चीज कोई भी टाइम सीरीज जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, तो रिकॉर्ड करते समय देयर में भी मेनी फैक्टर्स, जिसके वजह से टाइम सीरीज का जो डेटा है दैट विल फ्लक्चुएट। ठीक है, अब उन्हीं फैक्टर्स में हम देखो सबको तो बहुत मतलब डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको हमको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या क्या है देखो। The components of time series are the factors and the forces that affect the pattern of data in a time series. जो time series डेवलप हुआ है, जो आपके आंख के सामने है, वो क्यों डेवलप हुआ है, उसके लिए जो फैक्टर्स और फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। मेजरली 4 कंपोनेंट होता है जिसको हमको पढ़ना है। एक है ट्रेंड वैल्यू, एक है सीजनल वेरिएशन, एक है साइक्लिक वेरिएशन, और एक है रैंडम या फिर इरेगुलर वेरिएशन। ट्रेंड वैल्यू का मतलब क्या है देखो, ये जैसे आप दुनिया में कोई भी चीज ले लो, ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड है, राइट। तो हमेशा हम चाहेंगे कि और हो और हो और हो। ठीक है, तो कंजम्पशन वगैरह जो वो धीरे धीरे हमेशा क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वो कभी भी कम होगा नहीं। तो कोई भी चीज का प्राइस या कोई भी चीज का कंजम्पशन, ये सब का डेटा जब आप उठाओगे तो बहुत लॉन्ग रन के अंदर में आपको 2 ही टाइप का बिहेवियर मिल सकता है। मतलब आप उसको 5 दिन 10 दिन 15 दिन या 1 महीना 1 साल के लिए देखोगे तो शायद ये सब चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। उसमें आप देखेंगे कि बहुत फ्लक्चुएशन है आपके डेटा के अंदर में। लेकिन अगर आप किसी भी चीज के डेटा को ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स देखिएगा ना, तो उसमें आपको 2 में से कोई एक चीज दिखाई देगा कि धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली जो डेटा है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये फिर धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली आपका डेटा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। शॉर्ट टर्म में आप इस चीज को नोटिस नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत सारा जिगजैग दिखाई देगा, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया।
लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत लंबे पीरियड के लिए अगर आप देखेंगे जिगजैग रहेगा वहां पर, बट स्टिल उस ग्राफ के अंदर में एक डायरेक्शन रहेगा कि ये तो वो धीरे धीरे कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और या फिर धीरे धीरे वो कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को ही आप ले लो, तो 1990s के टाइम पर अगर आप जाओगे तो सेंसेक्स का जो वैल्यू होता था वो कुछ मान लो कि 2000 2500 के आसपास होता था, आज वो 25,000 26,000 के आसपास। और आज से 10 साल बाद फिर से देखोगे ना तो यही चीज हो सकता है कि 50,000 60,000 चला जाए, क्योंकि इंडिया एक मान लो कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो धीरे धीरे ये चीज क्या बढ़ता ही रहेगा। अब इस चीज को आप देखो कि आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो, ये उसी के लिए एग्जाम्पल था, ये एक दिन के अलग अलग टाइम का आप ऐसा समझिए कि वेरिएशन, तो एक ही दिन में अगर आप देखिएगा तो बहुत वेरिएशन दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इसी एप्पल का शेयर प्राइस आप ऐसा देखो कि ये 2018 से लेके 2023 तक का ये डेटा है कि फ्लक्चुएशन हर साल के अंदर में था बहुत सारा, लेकिन ओवरऑल स्टिल यू कैन सी कि धीरे धीरे ये जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो ग्राफ का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, इसी चीज को बोला जाता है ट्रेंड कंपोनेंट। ठीक है, कि बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए आप अगर किसी भी टाइम सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके पास में दो ही बिहेवियर हो सकता है कि या तो वो स्लोली एंड स्टेडली ग्रो करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर स्लोली एंड स्टेडली वो डिक्लाइन करेगा नीचे की तरफ जाएगा, कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। क्लियर मेरे ख्याल में। ट्रेंड कंपोनेंट के बाद में दूसरा कंपोनेंट आता है आपका सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन बहुत ही मतलब कॉमन सेंस वाला बात है। सपोज करो कि बारिश का समय है, छाती का सेल्स जो है वो बढ़ गया, ये तो सीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये सपोज करो कि बारिश का समय है, ये एकदम से विंटर का समय है और सपोज करो कि वुलन क्लोथ्स का सेल्स जो है वो बढ़ गया, या आइसक्रीम का सेल्स कम हो गया, कोल्ड ड्रिंक का सेल्स विंटर में कम हो गया, समर्स में कोल्ड ड्रिंक का सेल्स बढ़ गया। तो इन सब टाइप का जो मानो कि डेटा का फ्लक्चुएशन होता है जो सीजन की वजह से हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। ठीक है, और सीजनल वेरिएशन का एक लेकिन खास बात है कि ये आपको हर एक साल के पीरियड में अपना जो इफेक्ट है वो दिखाता रहेगा सेम टाइम स्टैम्प्स। जैसे सपोज करो कि बारिश का टाइम जनरली मान लो कि अभी गुवाहाटी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अप्रैल से लेके मान लो कि हम लोग अगस्त तक अच्छा खासा क्वांटिटी में बारिश ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है, तो उस टाइम पर आप यहाँ पर देखोगे कि रेनकोट और जो भी छाती आती है उसका सेल्स बढ़ा हुआ रहेगा। फिर मानो कि वही अब विंटर आ जाए तो उसका सेल्स नहीं रहेगा। अभी मानो कि अब जैसे विंटर आ रहा है तो ब्लैंकेट का सेल्स आप देखोगे बढ़ जाएगा। मार्केट में आप जहां निकलोगे वहां देखोगे वहां ब्लैंकेट ही बिक रहा है, अभी छाती नहीं बिक रहा है कहीं पे भी, क्योंकि बिकेगा नहीं, उसको पता है वो। और ये हर साल आपको विंटर में ही ब्लैंकेट बिकता हुआ दिखेगा और बारिश के सीजन में आपको छाती बिकता हुआ दिखेगा। सेम दुकान, ऐसा भी हो सकता है कि विंटर में उसके बाहर छाती टांगा हुआ है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, विंटर में उसके बाहर ब्लैंकेट टांगा हुआ है और बारिश के टाइम पर उसी दुकान के बाहर छाती टांगा हुआ है। तो ये जो है वो सीजन की वजह से होता है। और ये आपको जो भी दिखेगा ये याद रखना कि ये एक साल के अंदर में आपको बार बार दिखता रहे। ठीक है, सीजनल वेरिएशन के बाद में इसी से मिलता जुलता एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशन। अब साइक्लिक वेरिएशन क्या चीज है, देखो कि दुनिया में परमानेंटली बस ऊपर की तरफ जाना या बस नीचे की तरफ जाना ऐसा किसी के साथ नहीं होता। हमेशा कोई भी चीज जो ऊपर गया है फॉर सम रीजन और द अदर वो नीचे आएगा पक्का, और जो चीज नीचे आया है कोशिश अगर किया जाए तो पक्का वो ऊपर जाएगा। अब ये चीज क्या है कि इसको एक साइकिल बोलते हैं हम लोग। एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो यू आर एट अ स्टेज विच इज कॉल्ड एज प्रोस्पेरिटी। लेकिन प्रोस्पेरिटी परमानेंट नहीं होगा। किसी किसी कंपनी को प्रोस्पेरिटी से डिक्लाइन में जाने में मान लो कि 10 साल लगता है, किसी को 20 साल लगता है, किसी को 50 साल लगता है, किसी को 100 साल भी लगता है। अभी रिसेंटली एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसके बारे में कभी कोई दुनिया में सोच भी नहीं सकता कि ये भी डूब सकता है। IBM, ये IBM बोलना नहीं गलत, इंटेल का चिप जितना जिंदगी मैंने देखा है, ठीक है ना, तो अभी तक तो इंटेल ही मान लो कि नंबर 1 था चिप मेकर कंपनी। लेकिन आज के दिन में इंटेल का हालत इतना खस्ता है कि एनवीडिया उसको इस तरीके से पछाड़ दी है जिसको सोच भी कोई नहीं सकता। तो ये जो प्रोस्पेरिटी का पीरियड है ना, ये आप याद रखना कि किसी के लिए भी परमानेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक आप प्रोस्पेरिटी में बने रहे तो आपको बहुत मेहनत उसके लिए करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि गूगल है या एप्पल है, आप देखना कि आज से 5 साल 10 साल 15 साल हो सकता है कि 50 साल, लेकिन गूगल को भी बीट करने वाला कोई ना कोई राइज होगा। एक समय पे सपोज करो कि मैं बोलूंगा, अब आप लोग पता नहीं उस जमाने में थे कि नहीं थे, फेसबुक से पहले क्या था, ऑर्कुट से भी पहले जो है वो शायद ओरेकल था। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली, ये सब कुछ है। ठीक है, ये सपोज करके मैं सर्च इंजन का अगर बात करूं तो आज हम गूगल को ही पहचानते हैं बस। एक समय पे याहू का भी सर्च इंजन था, ठीक है, और भी बहुत सारा था, लेकिन आज गूगल एकदम टॉप पे बना हुआ है। एक समय पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है वो तो लगभग बंद ही हो गया था, लेकिन आज वो फिर माइक्रोसॉफ्ट एज के हिसाब से बहुत अच्छा रिवाइव किया है। ठीक है, तो बस मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंसान कोई भी कंपनी प्रोस्पेरिटी पे हमेशा बना हुआ नहीं रह सकता। यहाँ पे परमानेंटली रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कितना भी मेहनत आप करो एक दिन तो आपको फिर डिक्लाइन की तरफ जाना ही पड़ेगा। इंटेल जैसा कंपनी भी अगर डिक्लाइन की तरफ चला गया तो फिर और कह नहीं सकते। और ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, आप कोडेक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, वो गंदे तरीके से डूबा। फिर आप जेरोक्स कंपनी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जेरोक्स मतलब उनका मशीन आता था, जेरोक्स मशीन, कंपनी का नाम भी जेरोक्स ही था, ठीक है। तो ऐसा भी बहुत सारा कंपनीज है। फिलिप्स अभी ट्राई कर रहा है रिवाइव करने का, फिलिप्स भी एक तरीके से डूबा ही। नोकिया बहुत गंदे तरीके से डूबा, जबकि एक बार मार्केट एकदम समझ रहे हो कि डोमिनेंट आदमी था वो, ठीक है, कि उसके बाहर उसके इतर कुछ था ही नहीं उस टाइम पर, लेकिन एंड्रॉइड नहीं था, लेकिन एंड्रॉइड की हवा को वो पहचान नहीं पाया और वो डूब गया उसके चक्कर में। तो द पॉइंट इज कि ठीक है, आपके पास में कितना भी पैसा कुछ भी, एक दिन हम ये भी सुन सकते हैं कि एप्पल भी डूब गया, मतलब अभी तक है वो टॉप पे, लेकिन एप्पल भी समझो कि कोई बहुत ज्यादा इनोवेशन पिछले पास्ट ईयर्स में कुछ कर नहीं पाया, बस ठीक है कैमरा थोड़ा इधर कैमरा थोड़ा उधर, उतना ही कर पा रहा है। एनीवेज माय पॉइंट इज कि प्रोस्पेरिटी पे आप बने नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसा आएगा कि आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे, लेकिन डिक्लाइन पे जाने के बाद फिर आपको टेंशन नहीं लेना, मेहनत करना है, तो रिकवरी से फिर मान लो कि आप वापस से प्रोस्पेरिटी की तरफ आ सकते हैं। तो इस टाइप का जो साइकिल एक चलता है ना, उस साइकिल को ही हम लोग जो है वो कहते हैं साइक्लिक वेरिएशन, ठीक है। अब जैसे दुकान के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करूं तो दुकान में मतलब क्या है कि आपको सीजनल और साइक्लिक एक सा फील होगा। जैसे मान लो कि दुकान का अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं तो एक सीजन में थोड़ा बूस्टेड रहता है, मिठाई दुकान सोच लो आप एक बार, ठीक है। और फिर मान लो कि जैसे जब शादी वादी या कुछ वैसा नहीं चल रहा है सेलिब्रेशन का टाइम, तो उसका जो सेल्स है वो नीचे डिक्लाइन में रहता है, ठीक है। लेकिन हर बार 6 महीना के बाद में वो सेल्स बूस्ट हो जाता है और 6 महीना के बाद सेल्स जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये साइकिल में चलता रहता है ना, तो उस चीज को ही हम लोग बोलते हैं साइक्लिक वेरिएशन। लेकिन दुकान के कॉन्टेक्स्ट में अगेन यू विल फाइंड कि साइक्लिक और सीजनल आपको सेम अपीयर होगा, बट साइक्लिक सीजनल सेम चीज नहीं है। सीजनल क्या है कि हमेशा एक साल के अंदर ही अपना इफेक्ट दिखा देता है, साइक्लिक वाले को अपना इफेक्ट दिखाने में कभी कभार थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है बिजनेस साइकिल। अब ये बिजनेस साइकिल आई विल टेल यू कि हर एक कंपनी जो है वो इसको फेस करता है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे दिमाग से निकल गया, अभी याद आया मेरे को फिर से, रिलायंस का आप एग्जाम्पल। एक समय पे रिलायंस से बड़ा टेलीकॉम कंपनी इंडिया में था ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगा कि आउटगोइंग तो छोड़ो, इनकमिंग का पैसा लेता था। आप फोन रिसीव कर लिए ना किसी का, इस बात का भी पैसा देना है, और वो कंपनी आज निस्तो नाबूद हो गया, मतलब ठीक है, ठीक है। वो जो अनिल अंबानी वाला था, मुकेश अंबानी का जियो है, लेकिन अनिल अंबानी के पास में रिलायंस टेलीकॉम बोल के था ही, ठीक है। और वो आज के दिन निस्तो नाबूद हो चुका है। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि उसके पास में कितना पैसा और कितना मार्केट डोमिनेंस उस टाइम पर था, ठीक है, लेकिन स्टिल टिक नहीं पाया। क्लियर मेरे ख्याल में। तो कोई भी चीज जो ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक वेरिएशन। और साइक्लिक वेरिएशन के अलावा एक और फैक्टर है जिसको हम लोग इरेगुलर या रैंडम मूवमेंट बोलते हैं। अब इरेगुलर या रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या है कि सडनली आउट ऑफ द ब्लू अगर कुछ निकल के आ जाए। फॉर एग्जांपल आपके जीवन काल में आप कोरोना वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सैनिटाइजर जो सामान है, वो सैनिटाइजर सामान मैं मानो कि अपने स्कूल टाइम से ही देखता आ रहा हूं। मैं स्कूल में था 2008 के आसपास। 2008 में मुझे याद है कि कुछ लड़कियां वो क्या है कि टिफिन से पहले सैनिटाइजर निकाल के ऐसे हाथ में लगा के मस्त और टिफिन खाते थे। हम लोग बोलते थे क्या बेवकूफ, बताओ क्या कर रहा है। तो सैनिटाइजर वो जो प्रोडक्ट है दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम दैट टाइम, ठीक है। लेकिन उसका सेल्स जो है कोरोना टाइम पर सडनली जिस तरीके से बूस्ट हो गया, वो तो पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। ये सपोज करो कि आप मास्क का ले लो। अब मास्क आप देखोगे कि कोरोना टाइम पे मान लो कि अंधा मान लो कि सब लोग लगाता था मास्क, और आज आप फिर से देखोगे कोरोना चला गया, धूल मिट्टी तो अभी भी है, तो लॉजिकल आदमी को तो लगाना चाहिए मास्क, लेकिन मास्क अब नहीं लगा रहा कोई भी, रेयरली मतलब कहीं कोई लगाता है बात समझ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सेल्स वगैरह जो है वो सडनली कोई चीज के लिए, कोई चीज की वजह से किसी चीज का सेल्स जो है वो बढ़ जाता है। अब एक एग्जांपल और भी दे सकता हूं, मान लो कि अभी दुनिया में लड़ाई चल रहा है कहीं कहीं पे, कहां चल रहा है बताओ, इजराइल और, ठीक है, उसका तो बहुत सारे के साथ में चल रहा है, लेबनान, सीरिया, ठीक है, गाजा, सबके साथ चल रहा है उसका, और रशिया यूक्रेन। अभी रशिया यूक्रेन और इजराइल सब के वार की वजह से यू विल फाइंड कि क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ गया, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्योंकि चांसेस है कि मानो कि मिडिल ईस्ट में जो है कुछ अगर लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाएगा। और एक और चीज आपको जान के हैरानी होगा, यूक्रेन जो है वो दुनिया के लिए ब्रेड बास्केट बोला जाता है उसको, मतलब वो व्हीट का बहुत बड़ा सप्लायर है पूरे दुनिया को, इवन पूरे यूरोप को बहुत भयंकर क्वांटिटी में उसके पास में जो लैंड्स है वो बहुत फर्टाइल लैंड्स है। और रशिया और यूक्रेन दोनों ही व्हीट जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। और इंडिया का व्हीट वगैरह जो है, मतलब हम लोग का चावल वावल बढ़िया जाता है, शुगर भी बढ़िया जाता है, व्हीट वगैरह का कोई पूछता नहीं, बोले कि नहीं थोड़ा क्वालिटी खराब है आपका, और जब से उधर लड़ाई हो रहा अपना बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट इसके देखो, उस लड़ाई की वजह से कहां मान लो कि उन लोग का लड़ाई चल रहा है और उसके चक्कर में हम लोग का व्हीट का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बढ़िया हो गया है, बात समझ। तो इन सब चीजों को भी इरेगुलर मानेंगे। अब कोई सोच के तो नहीं रखा था कि रशिया यूक्रेन का वार इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा ही। इवन मान लो कि रशिया जैसे सुपर पावर को लेके एक्सपेक्टेशन तो हम लोग का यही था कि 2-3 महीना में सल्टा कर मतलब खत्म, लेकिन अब यूक्रेन भी इतना लंबा खींच दिया उसको, आ रहा बात समझ। तो इन सब टाइप का जो सडन कुछ हो जाता है ना, जिसका मान लो कोई मान लो कि पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं कर सकता, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर इवेंट्स, और उसके चक्कर में भी आपका टाइम सीरीज का जो डेटा है वो थोड़ा सा इंपैक्ट, ये इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हो गया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या था, बताओ। पहला ट्रेंड, दूसरा सीजनल वेरिएशन, चौथा
तीसरा साइक्लिक और चौथा या आखिरी इरेगुलर। क्लियर मेरे ख्याल में पूरा का पूरा। हाँ बताओ एक बार वापस से कि क्या फैक्टर्स बताया था मैंने। ट्रेंड, दूसरा सीजनल, तीसरा साइक्लिक, फिर इरेगुलर। ठीक है, एक बार फिर से बताओ। ट्रेंड, साइक्लिक, सीजनल और इरेगुलर। ट्रेंड का मतलब कि बहुत लंबे इंटरवल पे यू विल सी कि या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। सीजनल मतलब एक साल के अंदर में वी विल सी कि कुछ फ्लक्चुएशन है एंड उस टाइप का फ्लक्चुएशन का पैटर्न हम हर साल के अंदर देखेंगे। इवन आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे इसमें देखो आप कि इसमें आप देख सकते हो कि 18 से 19 के बीच में थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 19 से 20 में भी मतलब वो जो जंप का साइज है दैट इज नॉट नेसेसरीली कि वो सेम होगा, लेकिन आपको पैटर्न उसी टाइप का मिलेगा। आप देखो सेम जिगजैग पैटर्न है ऊपर जाते जाते, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कि मतलब वो समझ लो कि सीजनल टाइप का हो गया। और साइक्लिक का मतलब है कि ये भी पैटर्न का रिपीटेशन ही है कि सेम टाइप का ग्राफ जो है वो आपको नीचे भी दिख रहा है, आगे जाके भी सेम टाइप का दिखेगा, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि एक साल में ही वो पैटर्न आपको दिख जाएगा। वो पैटर्न दिखने में हो सकता है कि एक साल से ज्यादा का भी टाइम आपको लग जाए। और इरेगुलर मतलब कि जिसको आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाओ, एंटिसिपेट नहीं कर पाओ। ठीक है मेरे ख्याल में। इसके बाद में देखो, इसको देखो तो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज को एक सिंगल चार्ट में अगर हम सोचें तो इस टाइप का होता है। ट्रेंड या फिर उसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म मूवमेंट। फिर शॉर्ट टर्म मूवमेंट में दो है, सीजनल और साइक्लिक। और रैंडम और इरेगुलर तो बिल्कुल ही वो कि जिसको आप एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट ना कर पाओ। क्लियर मेरे ख्याल में। इनका बस डेफिनेशन ही चाहिए आपको पता रखना। इन सब के बेसिस पर हो सकता है कि इक्का दुक्का मानो कि आपको एमसीक्यू आ जाए आपके सामने। ठीक है, तो थ्योरी अच्छे से पता रहेगा तो ही उसको टैकल कर पाओ। क्लियर। इसके आगे देखिए क्या है, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। अब मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज का मतलब क्या है, देखो कि जो चार कंपोनेंट है आपके पास में, ये चार फैक्टर हैं, उनका किस टाइप का एसोसिएशन आपके डेटा को एक्चुअली इंपैक्ट कर रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। हमारे पास में चार कंपोनेंट है, क्या क्या, ट्रेंड, साइक्लिक, सीजनल और इरेगुलर। ये चार कंपोनेंट हो गए। अब इनकी एडिशन से अगर आपका डेटा इंपैक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव मॉडल। कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन द टाइम सीरीज का डेटा इज इक्वल्स टू ट्रेंड प्लस साइक्लिक प्लस सीजनल प्लस इरेगुलर। इनके सम करने से अगर आपको ये चीज मिल रहा है या ये चीज इंपैक्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे एडिटिव मॉडल। और दूसरा हो सकता है कि उन दोनों के मतलब इन चारों के मल्टीप्लीकेशन से आपका डेटा इंपैक्ट हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। और आपको इन दोनों मॉडल के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी जानने का जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि चार फैक्टर हैं और उन चारों के एडिशन से अगर मानो कि मेरा डेटा इंपैक्ट होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव मॉडल। और अगर उन चारों के मल्टीप्लीकेशन से मेरा डेटा इंपैक्ट होता है तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। बस ये नाम याद रखना है, इनफैक्ट इसका कोई एप्लीकेशन भी नहीं है आपके लेवल पे एटलीस्ट। ठीक है मेरे ख्याल में। फिर आता है ट्रेंड एनालिसिस। अब मैं इसमें आता हूं, एक बार थोड़ा बिगिनिंग से मेरे को बता दो, टाइम सीरीज का मीनिंग क्या था बताओ फटाफट। डेटा विथ टाइम स्टैम्प। फिर से बताओ, डेटा विथ टाइम स्टैम्प। टाइम सीरीज के बाद में आता था चार कंपोनेंट, उसका मेनली क्या क्या था, ट्रेंड, साइक्लिक, सीजनल और इरेगुलर। फिर आता था मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, एक एडिटिव मॉडल है और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में क्या होगा कि इन चारों के एडिशन से काम होगा और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होगा कि इन चारों के मल्टीप्लिकेशन से होगा। और टाइम सीरीज का स्टडी हम लोग क्यों कर रहे थे, पास्ट बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और फ्यूचर का फॉरकास्टिंग करने के लिए। अब देखो वो जो फॉरकास्टिंग वाला काम है ना, उसके लिए आप समझिए कि आपके सिलेबस के अंदर में दो मेथड है, एक है मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आज हमारा सारा ध्यान केंद्रित होगा मूविंग एवरेज मेथड के ऊपर। ये पूरा हमको सीखना और सीख के घर जाना। क्लियर। आप अपने कॉपी में डायरेक्टली हेडिंग लिखिए मूविंग एवरेज मेथड, बाकी सारे को आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, एक नोट भी लिख लीजिए, स्टडी थ्योरी फ्रॉम पीडीएफ, स्टडी थ्योरी फ्रॉम पीडीएफ, स्टडी थ्योरी फ्रॉम पीडीएफ। ठीक है, आगे आप हेडिंग लिखो मूविंग एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, इसका हमको दो टेबल कैसे बनाया जाएगा वो सीखना है। टेबल में मैं क्या करूंगा कि एक टेबल मैं पूरा बना के दिखाऊंगा एंड देन आई विल शो यू वन क्वेश्चन, आई विल वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। दूसरा टेबल आप उसके बेसिस पे खुद बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, पहला टेबल जब तक मैं बनाऊं आप कुछ भी कॉपी मत करना, एक बार मेरे को देखो कि मैं कैसे काम कर रहा हूं। ठीक है, चाहो तो आप एक बार के लिए डेटा कहीं पर छाप के रख लो, मुझे बताते रहना। ये डेटा कॉपी कर लो आप। कैलकुलेट द 3-year मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आप लिख लो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 एंड वैल्यू विल बी 2 4 5 7 8 10 30। ठीक है, कॉपी करना हो गया। चलो, वैसे मेरे पास में इसका आंसर है लिखा हुआ, बट एक बार ना मैं इसको मैन्युअली करके दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है। देखो 3 साल का मूविंग एवरेज का टेबल बनाने के लिए आपको इस टाइप का कोई टेबल चाहिए। एडवाइजरी रहेगा कि शुरू में आप लाइन वाइन कुछ ड्रॉ मत करो।
ठीक है। तो शुरू में आप क्या करना, आप ऐसे करना, देखो जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ईयर है और क्या है आपके पास में वैल्यू। तो आप एक तो ईयर का कॉलम बनाइए, दूसरा आप वैल्यू का कॉलम बनाइए, ठीक है। ईयर में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 साल है हम लोग के पास में। वैल्यू में क्या क्या बताओ तो 2 4 5 7 8 10 और 30, ठीक। अब आप ध्यान से देखना, आपको क्या निकालने के लिए बोला है बताओ, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या निकालना है बताओ, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। एक बार कैलकुलेटर भी निकाल के बैठो, उसका भी थोड़ा जरूरत पड़ेगी। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। अब निकालने का तरीका क्या होगा, देखो कि आप ये वैल्यूज पे फोकस करो, ठीक है। और 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए आपको 3-3 करके वैल्यूज को ऐड करना। देखना आप ध्यान से, एक वैल्यू, 2 वैल्यू और 3 वैल्यू। और 3 वैल्यू जब आप निकाल रहे हो ना, तो इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से आप नोटिस करना कि आप 3 वैल्यू को जब आप एवरेज में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका जो मिडिल मोस्ट पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड और क्या बोला मैंने, थर्ड, उसका जो मिडिल मोस्ट पोजीशन है उसके सामने में उसको लिखा जाए। ये थोड़ा सा अजीब बात है, और इसको हम लोग लिखेंगे 3 ईयर टोटल, ये बोलेंगे हम इसको, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो, बोलो कितना आ रहा है, 11। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, देखो कि अगला 3 वैल्यू को ऐड करना है। उसका एडिशन का मैं तरीका आपको बता देता हूं कि आप कैसे उसको एग्जाम में रिकॉल करोगे। आपको पता चलेगा कि 4 के सामने कुछ लिखा गया है, अगला जो लिखा जाएगा ना वो इसके नीचे वाले नंबर के सामने ही लिखा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप, ठीक है। लेकिन सिर्फ 5 को तो वहां नहीं लिख सकते हो, आप तो कितने साल का एवरेज निकाल रहे हो, 3 साल का, तो 3-3 साल आपको चाहिए होगा। तो एक 5 के ऊपर का लेना है आपको, और नेक्स्ट आपको 5 के नीचे का लेना, ये लॉजिक है। और इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा बताइए, 16। तो यहाँ 16 लिख दीजिए। अगला जो आप लिखेंगे दैट इज अगेन क्वाइट ऑब्वियस कि आप लिखेंगे 7 के सामने, तो एक 7 जाएगा, एक 7 के ऊपर वाला आएगा और एक 7 के नीचे वाला आएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 12 12 8 20। क्लियर है मेरे ख्याल में। अगला आप देखिए वापस से, अब 7 का हो गया, 7 के बाद में कौन आएगा, 8 आएगा। तो 8 के सामने लिखना है हमको कुछ भी, और लिखने के लिए हम 8 के ऊपर वाले को इन्वॉल्व करेंगे और 8 के नीचे वाले को भी इन्वॉल्व करेंगे। कितना आएगा जोड़ के बताइए, 25 ना, 25। अब आप देखो कि आपका मन करेगा कि हम 10 पे चले जाएं, और 10 पे भी शायद जा सकते हैं, नहीं 10 पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसमें 10 वाला इन्वॉल्व होगा, और कौन होगा, 10 के ऊपर वाला और 10 के नीचे वाला, ठीक है। जोड़ के कितना आ जाएगा बताओ, 30। तो ये हो गया 10 के साथ। अब अगर आप 13 पे जाना चाहते हो तो आपका चाहत ठीक है कि 13 पे हम जाना चाहते हैं, बट 13 के ऊपर तो कुछ अवेलेबल है, नीचे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमको तो 3-3 के स्लॉट में करना है काम, ठीक है। इसीलिए 10 पे आके आपका काम रुक जाए। लेकिन आप फिर से रिकॉल करो कि आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था 3 साल का मूविंग एवरेज, ये समझ में आ रहा है। ये आपने क्या निकाला, 3 साल का टोटल। अब 3 साल के टोटल को 3 साल के एवरेज में अगर कन्वर्ट करना है, 3 ईयर्स एवरेज, ये मूविंग एवरेज जो भी बोलो, तो उसका तरीका क्या होगा कि ये जो भी डेटा है ना आपके सामने 11 ये 3 साल का टोटल है, ठीक है। 16 3 साल का टोटल है, 20 भी 3 साल का टोटल है, 25 भी 3 साल का टोटल है, और 31 भी 3 साल का टोटल है। आपको क्या करना है कि इन सारे टोटल को एवरेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको आपको डिवाइड करना है 3 से, या मन में सोचो कि मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। क्लियर, कितना आएगा, करो कैलकुलेटर से, 3.67। तो यहां आप लिखेंगे 3.67, 16 के सामने 5.34, ये 3.3 होना चाहिए क्या शायद, 3.3, ये चलो 3.4, जो भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा वो चीज। 20 डिवाइडेड बाई 3 6.67, 25 डिवाइडेड बाई 3 8.34, और 31 डिवाइडेड बाई 3 10.33। आया समझ, यही आपका आंसर, यह है 3 ईयर मूविंग एवरेज का डेटा, ठीक है। और इसको अगर मैं मानो कि पहले से जो बना के लाया था, आप देख सकते हैं ऐसा, इस तरीके से आपको टेबुलर फॉर्म में इसको फ्रेम करना। क्लियर मेरे ख्याल में कैसे बनाया जाएगा, पक्का ना, हाँ नहीं समझा फिर बोलो। एरो नहीं, एरो बस आपको समझाने के लिए था, और ये कलरफुल इसलिए बनाया ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो कि किसको कहां प्लेस करना है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर कैलकुलेशन तो ठीक कर रहे हो, लेकिन प्लेसमेंट अगर आपका ठीक नहीं है ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा, मैं समझा देता हूं। देखो यहां पर हम कितने साल का मूविंग एवरेज निकाल रहे थे बताओ, एक बार आप कुछ करो मत, मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसको करना आप, इसको पहले अच्छे से देखो।
कितने साल का निकाल रहे थे फिर बताओ? 3 साल का निकाल रहे थे। तो तरीका क्या है कि फर्स्ट कॉलम में आप डालेंगे अपना टाइम स्टैम्प, वो ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड वाले में जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ आप वो डाल देंगे। फिर उसके बाद में फर्स्ट में जैसे आपको 3 का निकालना है ना, तो 1 2 3 और इसका टोटल लिखना है बीच वाले के सामने। तो 3 का बीच वाला कौन सा होगा? ये 4 होगा, इसके सामने आपको लिखना है इन तीनों का टोटल। अगला टोटल आप इसके नीचे वाले नंबर पे लिखोगे और वो वापस से 3 एंट्री का आपका सम टोटल होगा। ये जो प्लेसमेंट है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से आप मेंटेन करते जाना, क्योंकि आगे क्या है, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको बोला जाए कि इसका आप ग्राफ भी प्लॉट करो, ठीक है। उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो भी आप देख लो। ये समझ में आ गया ना कि कैसे हो रहा है ये वाला। ये क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ, इसको देखो। द नंबर ऑफ लेटर्स इन हंड्रेड्स पोस्टेड इन अ सर्टेन सिटी ऑन ईच डे ऑफ अ वीक इज गिवन एज फॉलोज। डे नंबर 1 पे 35 लेटर, डे नंबर 2 में 70, 36, 59, 62, 60 और 71। कैलकुलेट द 3 डे मूविंग एवरेज एंड डिस्प्ले दीज ग्राफिकली। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे पहले आपका 7 दिन हो गया, 1 से 7 दिन का 7 डेटा हो गया आपके पास में। 3 करके आप क्या है कि टोटल ले लोगे पहले, और टोटल लेने के बाद में जैसे इस 3 का टोटल 70 के सामने, इस 3 का टोटल 36 के सामने, अगले 3 का टोटल इसके सामने, अगले 3 का टोटल इसके सामने और अगले 3 का टोटल इसके सामने। इस पे जाने पे 3 आदमी है ही नहीं तो टोटल होगा ही नहीं इसका। फिर क्या कि मूविंग एवरेज के लिए 3 से डिवाइड कर दोगे। अब ग्राफ प्लॉटिंग के टाइम पर क्या होगा कि आपको 2 ग्राफ बनाना। अब 2 ग्राफ क्या चीज का बनाना है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक ग्राफ होगा ओरिजिनल डेटा का, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा में एक्स एक्सिस में ये और वाई एक्सिस में ये, एक्स एक्सिस में ये, वाई में ये, एक्स में ये, वाई में ये, इस तरीके से आपको करते जाना है। और जो मूविंग एवरेज का ग्राफ आप बनाओगे ना, तो उसमें आप देखोगे 47 एक्चुअली किसके सामने लिखा हो, 2 के सामने। तो मूविंग एवरेज के ग्राफ में 2 से आपका ग्राफ स्टार्ट हो और 2 के इधर मतलब 2 में वाई एक्सिस में आपको क्या प्लॉट करना है, 47। सिमिलरली 3 में आपको वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करना है, 55। और सब कुछ करने वरने के बाद में आपको ग्राफ इस टाइप का कुछ दिखाई देगा। कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, ये हो सकता है कि टेक्निकल मिस्टेक हो। कितना होगा बताओ? सारे गलत है क्या इसमें? छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप इसके डेटा पे मत जाओ, ठीक है। ग्राफ करेक्ट है कि ग्राफ भी रॉन्ग है? ग्राफ में मुझे लग रहा है गलत है। जरा रुक जाओ, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया होगा, ये शायद ठीक है। पढ़ के देखो एक बार। 1 से लेके 9 तक का है ये, और नीचे वाला डेटा है आपके पास में, ठीक है। अब आप देखिए इसको कि जब आप इसको करिएगा, मिलाइए एक बार सारा, ठीक है। ठीक लग रहा है यहां तक? तो 3 करके टोटल आ गया आपके पास में, और डिवाइड करोगे तो इस बार मैच हो रहा है शायद, इस बार ठीक लग रहा है, क्लियर है। प्लॉटिंग जब आप करोगे तो देखो इसका प्लॉटिंग कैसा हो। अच्छा, प्लॉटिंग इसका किया हुआ ही नहीं, इसका प्लॉटिंग है बट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा डेटा हो गया, मतलब प्लॉटिंग में। अच्छा रुक जाए, एक बार इसका बड़ा वाला को देखो, बड़ा वाला का अगर सब कुछ ठीक है तो उसका मैं समझा देता हूँ आपको। एक बार चेक करूं। इस बार आपको 3 डे मूविंग एवरेज चाहिए यहाँ पर भी, तो 3 करके लिया हुआ है, और डिवाइड करने पे मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ही है ये, ठीक है डेटा आप। फिर इसके बाद में प्लॉटिंग में आप देखो, आप यहाँ पे जैसे ये जो है 1 के साथ में 2 प्लॉट किया, तो 1 के साथ में 2, ठीक है। और 1 के साथ में मूविंग एवरेज का कोई टोटल है नहीं आपके पास। मूविंग एवरेज का पहला डेटा आपके पास में किसके लिए आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो 2 के लिए यदि आ रहा है, 2 के पास में आप देखिए कि 2 पे उसका वैल्यू है कितना, 2.33। तो 2.33 अगर है तो 2 पे 2.33। सिमिलरली आप देखिए कि 3 पे मूविंग एवरेज का वैल्यू कितना है, 5.67, और एक्चुअल डेटा का वैल्यू तो 5 ही है। तो आप देखिए कि एक्चुअल डेटा आपका हो गया 5 और मूविंग एवरेज में 5.67 है, तो थोड़ा सा उससे ऊपर प्लॉट किया। बेसिकली मैं कहना चाहता हूं, देखो इन दोनों को x और y मान के, x और y मान के, ठीक है ना, आपका ये ब्लू वाला प्लॉट हुआ है, ठीक है। और इसको x और इसको y मान के आपका ऑरेंज वाला प्लॉट हुआ है। मतलब मूविंग एवरेज का जो लाइन ग्राफ होगा वो अलग होगा, ठीक है, और एक्चुअल डेटा का जो लाइन ग्राफ होगा वो अलग होगा, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान से, हो सकता है कि एग्जाम में ये प्लॉटिंग भी आपके आ जाए। क्लियर है मेरे ख्याल में? आज हालांकि हम प्लॉटिंग वाला काम अभी नहीं कराऊंगा मैं आप लोगों से, आप लोग बस क्या है कि एक डेटा का प्रॉपर्ली बस ये एनालाइज करो। इसका शायद टेबल ठीक है, आप कोशिश करो इसको बनाने की। तो एक बार फिर एक काम करते हैं, मैं इसी से आपको फॉर द लास्ट टाइम एक बार ग्राफ थोड़ा और समझाने का ट्राई करता हूं। ये तो मैंने बना के दिखाया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी इसका तो वो सेम आंसर है। इसमें देखो क्या गलत हो रहा था कि ये डेटा थोड़ा सा गलत था, और बाकी लेकिन क्या है कि करने का तरीका तो वही है। तो डे आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और फिर यहाँ पर वैल्यूज आपका ये वाला हो गया। पहले आप 3 करके जोड़ेंगे इसको, तो इस 3 का सम 141, इस 3 का सम 165 एंड सो ऑन ऐसे लिखा हो।
और फिर 1/3 से डिवाइड करोगे तो ये आपको एवरेज मिल जाएगा। प्लॉटिंग के टाइम पर देखो होगा क्या कि दो टाइप का प्लॉटिंग होगा, एक एक्चुअल डेटा का और एक होगा टाइम स्टैम्प के साथ में मूविंग एवरेज का। एक्चुअल डेटा के प्लॉटिंग में जो आपका डे है वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा और जो आपका वैल्यू है वो आपके वाई कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा। और मूविंग एवरेज के प्लॉटिंग के टाइम पर वापस से टाइम स्टैम्प जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट की तरह ही बिहेव करेगा और जो भी मूविंग एवरेज का वैल्यू आया है वो आपके वाई कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करेगा। इस समय से ये याद रखना कि मूविंग एवरेज के ग्राफ में और एक्चुअल ग्राफ में क्या है ना कि एक थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट का और एक थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट का फर्क होता है। मतलब एक्चुअल डेटा का जो ग्राफ है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होगा और मूविंग एवरेज का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा छोटा होगा। क्लियर है मेरे ख्याल में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लॉटिंग के हिसाब से जैसे 135 है तो यहाँ पर आप देखो कि 0 के बाद में यहाँ 1 होना चाहिए था और 30-40 के बीच में 35 प्लॉट किया। ठीक है। और मूविंग एवरेज के ग्राफ में पहला 2 से स्टार्ट होगा और 2 पे सीधा 47 है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 के बाद में 1 फिर यहाँ पर कहीं पर 2 आया होगा और 40-50 के बीच में 47 में प्लॉट किया। ठीक है मेरे ख्याल में। ये प्लॉटिंग भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे ख्याल में। चलिए अब आप एक काम कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए। चलो मैच करवा देता हूं। देखो एक बार पहला जो 3 ईयर टोटल आया वो 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27 मैच हो रहा सबका सारा और डिवाइडेड बाय 3 करना है आपको तो इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है। नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो जरूरी नहीं कि 9 तक ही सीमित रहे, ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि इसको देखो इसमें 14 एंट्री और इसी को हम देख रहे थे एक्चुअली यहाँ पे, लेकिन तरीका सेम ही रहेगा तो घबराने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है। चलो आगे। इसके आगे देखो ऑड वाला ना इसी टाइप से रहेगा और कभी कभार ऑड वाले में जरूरी नहीं कि 3-3 करके ही आए, 5-5 करके भी आ सकता है। सपोज करो कि 5 करके अगर आता तो आप कैसे अप्रोच करते बताओ। जैसे एग्जाम्पल में तो शायद मेरे ख्याल में 5 करके ये नहीं है ना, 4 करके। 4 वाला का आइडिया थोड़ा अलग है, 4 वाला मैं करके दिखाऊंगा। सपोज करो कि 5 करके होता तो आप क्या करते, 1 2 3 4 5 इन पांचों को ऐड करते पहले और लिखते किसके सामने, उसको थर्ड वाले के सामने आप लिख देते और फिर से जो नेक्स्ट एंट्री आप डालते ना वो थर्ड वाले के नीचे वाले में ही डालते, उसको लेना है, उसके ऊपर से 2 लेना है, नीचे से 2 लेना है, उस आइडिया से आप काम करते जाए। ठीक है। और जैसे ये हुआ है वैसे पहले 5 साल का टोटल आ जाएगा आपके पास में, फिर 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 साल का मूविंग एवरेज आ जाएगा आपके पास। इन केस प्लॉटिंग के लिए बोलता है तो 2 ग्राफ बनाना है आपको, एक इसको x और इसको y मान के और दूसरे वाले में इसको x, टाइम को हमेशा x और जो आया है मूविंग एवरेज का वैल्यू आपका उसको y। ठीक है। दोनों अलग अलग ग्राफ बनेगा। मूविंग एवरेज वाला थोड़ा छोटा होगा साइज में और एक्चुअल वाला जो थोड़ा सा बड़ा होगा। कभी कभार आप डिस्टिंक्शन के लिए ये भी कर सकते हैं कि मूविंग एवरेज ये एक्चुअल में से किसी एक को डॉटेड कर देना और दूसरे को आप सॉलिड कर देना। क्लियर मेरे ख्याल में। ओके। अभी 4 साल वाले को देखो आप ध्यान से। 4 साल वाले में थोड़ा एक अलग टाइप का कैच है, उसको थोड़ा समझने या ट्राई करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये डेटा आप कॉपी कर लो ताकि मुझे बता पाओ। कई बार कॉपी कर लो इसको। 12 25 ये मैं कर ही लूंगा, आप लोग बस देख देख के बताते रहना। इस बार पिछले बार नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए पड़ा था आपको, 4 था कि 3 था? 1 2 3 4। इस बार एक ज्यादा होगा, 5 हो जाएगा। कैसे होगा वो थोड़ा देखो और एक बार आई विल रिक्वेस्ट कि आप कुछ कॉपी ना करें। हाँ देख लें अच्छे से। पहले वापस से होगा आपका ईयर, फिर होगा आपका वैल्यू, फिर होगा आपका 4 ईयर टोटल। ठीक है। पहले यहां तक करते हैं और उसके बाद में बात करें। ये 4 ईयर टोटल के बाद में चलो कर ही लेते हैं, 4 ईयर एवरेज भी कर लो। अब इसमें क्या है कि एक पंगा होगा, वो पंगा क्या होगा उस पंगा को थोड़ा समझेंगे हम लोग। हाँ टाइम स्टैम्प आप देखो 84 से लेके 93 तक जाना है मुझे, कंटिन्यूस ही होगा। तो 1984 फिर बोलो 85 और बोलो 1986 1987 1988 1989 ज्यादा आ जाएगा क्या, 1990 91 92 और चाहिए होगा शायद 93 लास्ट था ना, 1993। ठीक है। वैल्यू देखोगे तो 12 25 39, 12 25 और 39, फिर 54 70 86, 54 70 87। कुछ गलत कर दिया तो बताना। ये 54 है क्या?
54. नेक्स्ट 105. नेक्स्ट 100, 82 एंड 65. अब आप देख सकते हैं ना कि इसका प्रॉब्लम क्या है. एक तो ये 4-4 साल पे काम करेगा, है ना. 4 साल पे अगर ये काम करेगा तो मेरे को टेक्निकली थोड़ा सा ऐसे मार्क कर देता हूँ. मुझे 12, 25, 39 और 54 को इन्वॉल्व करना चाहिए. अब परेशानी क्या है, अब उस परेशानी को समझो. जैसे लास्ट टाइम पर 3 एंट्री अगर आप ले रहे थे या 5 एंट्री ले रहे थे तो मिडिल मोस्ट पोजीशन का तो कोई झमेला नहीं था. जैसे 3 ले रहे थे तो 2 नंबर वाला मिडिल हो गया, 5 लेते तो 3 नंबर वाला मिडिल हो जाता. इस बार लेकिन क्या है कि अगर इन चारों का मैं मिडिल आपसे एक्चुअली पूछूं तो वो कहाँ होगा सोचो. तो वो मुझे लगता है कि सेकंड और थर्ड के बीच में. आया बात समझ. तो इनका जो सम टोटल एक तरीके से लिखा जाएगा ना, वो लिखा जाएगा, आप समझ लो कि इस वाले लाइन पे, यहां पे. समझ रहे हो, क्योंकि बीच में लिखना है. क्लियर है मेरे ख्याल में. ये समझ में आया मेरे ख्याल में. हमारा काम ये है कि जितने भी एंट्रीज का हम सम टोटल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके एकदम मिडिल मोस्ट पोजीशन पे हमको उसको चिपकाना है, बिठाना है. तो जब 3 का कर रहे थे तो ठीक है, 3 का मान लो कि एक ही मिडिल आ रहा था. ये 5 का भी करते तो एक ही मिडिल आता. लेकिन 4 का करते समय जो मिडिल है इसी को लेके लो जाए. मिडिल जो होगा वो टेक्निकली कहां पे होना चाहिए, सेकंड और थर्ड के बीच में, ठीक है ना. और अब आप सोचो कि यहां पर किसको किसको लिखना चाहिए मेरे को जोड़ के. ये आएगा एक तरीके से, ये आएगा, ये आएगा और एक तरीके से ये आएगा. कितना होगा बताओ. ये आप लोग जोड़ जोड़ के बताते रहना फटाफट. कितना 130. अभी जो अगला आपका डेटा एंट्री होगा ना, वो डेटा एंट्री होगा वापस से, जैसे ये इन दोनों के बीच में था तो इसके बाद वाले के बीच में ही रहेगा वो ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पे. क्लियर मेरे ख्याल में. और इसके बीच में अब वापस से सिंपल लॉजिक है कि ऊपर का 2 और नीचे का 2 लेना है आपको. आप ज्यादा माथा मत लगाओ. क्या होगा सोचो, बोलो. 188. फाइन. नेक्स्ट वाला इन दोनों के मिडिल में, बोलो. ऊपर का 2, नीचे का 2, 250. नेक्स्ट वाला, एक सेकंड रुकना, ये छोड़ो रहने दो. बोलो तो कितना है इन दोनों के मिडिल. इट शुड बी 360. फिर नेक्स्ट वाला इन दोनों के मिडिल में बताओ कितना है. 60. नेक्स्ट वाला इन दोनों के मिडिल में, बोलो. नेक्स्ट इन दोनों के बीच में, बोलो. 352. एंड आई थिंक टेक्निकली आई शुड स्टॉप हियर, क्योंकि इसके नीचे वाले में अगर मैं जाता हूं तो उस लाइन के ऊपर तो 2 डेटा है बट नीचे तो 2 डेटा नहीं है मेरे पास. तो यहां पर मैं रुक जाऊंगा. अब ये हो गया 4 ईयर टोटल. अब क्या है कि फटाफट हम यहां से 4 ईयर का एवरेज लिख लेते हैं. अब एवरेज देखो, ये 130 के सामने सामने लिखना है और एवरेज लिखना है आपको 4 से डिवाइड करके. क्या होगा बताओ. एक बार मिला लो. 130, 188, 250, 316. ठीक है. बाकी डेटा 362, 74 और 52. बाकी सारा ठीक है. क्लियर मेरे ख्याल में. अब क्या है कि आपको 4 से डिवाइड करना, तो 4 से डिवाइड करके इसके सेम अलाइनमेंट में आपको मैच करना है, उसको सेम लेवल पे ही लिखना है. तो 130 को करो 4 से डिवाइड, कितना आ रहा है 32. नेक्स्ट मैं एक बार ना लाइंस बना देता हूं, एक सेकंड रुको. बोलो तो एक बार. 47. नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट 79. नेक्स्ट 90.5. नेक्स्ट 93.5. नेक्स्ट. डन. अब देखो इसका समस्या क्या है. इसका समस्या ये है कि जैसे यहां पर पिछली बार क्या था ना कि आप जो भी ऐसे मूविंग एवरेज वगैरह निकाल रहे थे तो मूविंग एवरेज आ गया आपका, और साथ ही साथ आपके पास में प्रॉपर टाइम स्टैम्प का सपोर्ट भी था कि मतलब ये वाला जो डेटा आया वो इस वाले टाइम स्टैम्प पे ऑकर कर रहा होगा. इस टाइप का लॉजिक आप लगा सकते थे. इस बार क्या समस्या है
इवन नंबर के सिचुएशन में कि 4 साल का या 6 साल का अगर आपको एवरेज चाहिए, तो जो आपका ये मूविंग एवरेज आया है ना, इसके पास में टाइम का सपोर्ट ही नहीं है। सोच के देखो, ये जो है ये तो एक्चुअली किसी टाइम पे ऑकर नहीं कर रहा ना, 85-86 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि आपको एक और कॉलम निकालना पड़ेगा यहाँ, और उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड एवरेज। क्या बोलते हैं बताओ? सेंटर्ड एवरेज। भी अगले स्लाइड पे है सब कुछ किया हुआ, वहां से आप देख लोगे। अब सेंटर्ड एवरेज में क्या आपको करना होता है कि जैसे ये डेटा और ये डेटा को क्लब कर लो और एवरेज ले लो आप, और क्लब जब आप करोगे ना तब देखना ध्यान से कि क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूं। कौन सा कलर ठीक रहेगा बताओ जो दिखेगा अच्छे से? ब्लू। ब्लू एक भी नहीं है ना शायद, ये रेड ही ठीक है, रेड ही ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, क्या हो। एक दो जो अगला डेटा आप एंट्री करोगे वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है, और वो एक टाइम स्टैम्प के सपोर्ट के साथ आएगा। जैसे इन दोनों लाइन के बीच में जिस लेवल पे ये लोग लिखा हुआ है उसके बीच में कौन है बताओ? ये 39 है शायद। इस 39 के लेवल पे उसको लिखा जाएगा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और यहां पे जब आप लिखेंगे तो वहां क्या लिखा जाएगा उस चीज को भी थोड़ा समझिए। वहां लिखा जाएगा इसका और इसका एवरेज। दो एंट्री है ना यहाँ पे, 32.5 और 47। सोचिए इसका एवरेज कितना होगा? मतलब 32.5 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा? 39.75। मिला लेते हैं, ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? फिर मानो कि इसी तरीके से आप ऐसा देखिए, मैं रेड लाइन बहुत सारा बना देता हूं। देखना ये 39 के साथ गया है, अगला वाला ये 54 के साथ जाएगा, ठीक है। 2 मिनट एक बार इसको अच्छे से देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला वाला इसके साथ जाएगा, उसके अगला वाला इसके साथ जाएगा, उसके अगला वाला इसके साथ जाएगा, और उसके अगला वाला इसके साथ जाएगा, एंड दिस विल बी लास्ट आई थिंक, ठीक है। बताते जाओ तो क्या होगा? 47 और इन दोनों का एवरेज 54.7, इन दोनों का एवरेज पॉइंट, बस इन दोनों, अच्छा 70.7। नेक्स्ट वाला इन दोनों का 84.75, और नेक्स्ट वाला इन दोनों का 90.5 प्लस 93.5, 91.75, और लास्ट इन दोनों का 0.7। ये आपका 4 ईयर मूविंग एवरेज का डब्बा है, ठीक है। थोड़ा अच्छे वे में अगर दिखाऊं तो मैं प्रिपेयर करके लाया था, ये कौन सा? अच्छा हाँ 92 ही है वो, कोई बात नहीं। मेन तो देखो मेरे को तरीका सिखाना है आप लोगों को कि ऐसे होता है ये चीज। देखो समझ आया कि नहीं है? एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि 4 साल वाला को अब यहां पर देख लो, ज्यादा थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा शायद। 4 साल वाला में मेन समस्या ये है कि लिखना तो है, जो पहला आप मान लीजिए कि टोटल करेंगे ना चारों का, उसको लिखना है आपके 4 एंट्री के बीच में। तो 4 एंट्री का टोटल करेंगे आप 12, 25 और 39 का, साथ में 54 का, रेड ब्लू येलो ग्रीन, इस 4 का टोटल कर रहे हो, उसको लिखा जाएगा सेकंड थर्ड के बीच में 130। फिर नेक्स्ट वाला उसी तरीके से चलता जाएगा। फिर मान लो कि ये 4 साल का टोटल हो गया, फिर ये 4 साल का एवरेज भी आ ही जाएगा आपके पास में। लेकिन इस एवरेज के साथ में समस्या ये है कि इसके पास में टाइम का सपोर्ट नहीं है। ये जिस लोकेशन पे लिखा गया है वो किसी 2 साल के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा कि ऐसे 2 एंट्री का एक साथ आप एवरेज ले लो वापस से, और एवरेज लेने से फिर से ये क्या कि इसके बीच के लाइन को पकड़ लेगा, और बीच के लाइन को पकड़ेगा तो टाइम सपोर्ट इसके पास में आ जाएगा। और वापस से जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो प्लॉटिंग के टाइम पर क्या करना है, देखो एक्चुअल ग्राफ तो इस डेटा से प्लॉट होगा, ये चला जाएगा एक्स एक्सिस पे, ये चला जाएगा वाई एक्सिस पे। और जब आप इसका मतलब इस एवरेज का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि इसका टाइम सपोर्ट होगा 1986। ग्राफ देखो यहां पर जैसे इसका ग्राफ है मेरे पास, तो आप एक और क्वेश्चन देख सकते हो कि ये आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला है कि मतलब कितना 4 मंथली एवरेज निकालना है। तो इसका जब आप करेंगे तो देखो यहां देखो क्लियरली अच्छे से, ये हो गया आपका पहले मंथ, ये हो गया आपका प्रॉफिट इन 1000, 4 करके लेना है। तो जैसे 4 डेटा को यहाँ लिया गया है और लिखा जाएगा सेकंड थर्ड के बीच में। फिर जो अगला आप लिखोगे वो फिर क्या है कि थर्ड फोर्थ के बीच में एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। इसके पास में वापस से एज यू कैन सी कि टाइम का सपोर्ट नहीं है इसके पास, तो आगे चल के 2-2 करके हम फिर कंबाइन करेंगे।
और कंबाइन करने पे जिन दोनों को कंबाइन किया ना, उसके बीच का जो टाइम स्टैम्प है उसका सपोर्ट इसके पास में आ जाएगा। प्लॉटिंग के टाइम पर क्या होगा कि एक्चुअल जो ग्राफ प्लॉट होगा वो तो इन दोनों से, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। और जो एवरेज का ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो जैसे 4 के पास में टाइम सपोर्ट किसका है बताओ, मार्च का। तो प्लॉट होते समय मार्च में जो है दैट यू कैन सी कि 4 पे आर्क, ठीक है। फिर सपोज करो कि अगला एंट्री कितना है 4.23 और ये कहां पे आना चाहिए, मार्च के बाद में अप्रैल पे आना चाहिए। तो अप्रैल पे यू कैन सी, एक सेकंड, ये रहा अप्रैल, और अप्रैल पे मान लो कि 4.23 कुछ उस टाइप्स। क्लियर है? इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना। तो ये हो गया आपके इवन के केस में कैसे करना। अब इवन में भी मान लो कि और घटिया करना तो 4 से 6 पे चला जाएगा, 6 का भी मूविंग एवरेज आ सकता है, शायद है मेरे पास में एक डेटा, नहीं इसमें भी 4-4 करके किया हुआ। ठीक है, देखो समझ आया कि नहीं है। अब इसके अंदर में बहुत सारा एग्जांपल्स मैंने दे रखा है विद प्रॉपर सॉल्विंग सब कुछ, ठीक है। तो घर पे क्या है कि आप लोग ये 4 वाला एक ट्राई करोगे क्या अभी? नहीं, तो घर पे फिर आप लोग 3 वाला 4 वाला प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना। मूविंग एवरेज आप लोग खत्म, बस एक चीज और बचा वो अगली क्लास कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।